भरा पूरा घर। दादाजी का रौब पूरे घर पर हावी था। उनसे सभी डरते थे, सामना करना तो बहुत दूर की बात। कभी अपनी बात दादाजी तक पहुंचानी भी हो या कोई मांग रखनी हो तो घर के हर सदस्य के पास दो ही विकल्प थे। पहला रास्ता बड़ी बुआ के पास अर्जी लगाने का था। वैसे तो बड़ी बुआ दादाजी की बड़ी बहन थीं, लेकिन घर के हर सदस्य उन्हें बड़ी बुआ ही बुलाते। लेकिन वह एक लोअर कोर्ट से ज़्यादा नहीं थी। उनके ऊपर दादाजी का हाई कोर्ट था, जो कभी कभी बड़ी बुआ के फैसले भी पलट देता। दूसरा और ज़्यादा कारगर रास्ता था बिट्टू, दादाजी का मुंह लगा 12 वर्षीय पोता, जो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से कम नहीं समझता था। दादाजी भी दुनिया भर की बहस और तू मैं के बाद प्रायः उसके सामने हथियार डाल देते। लेकिन बिट्टू था बड़ा मनमौजी। उसे मनाना भी एक टेढ़ी खीर थी। कई बार तो वह दादाजी की ही हाँ में हाँ मिला देता। इतना ही नहीं, याचिका करता कि पोल खोलकर दादाजी से उसकी क्लास भी लगवा देता। इतने सालों में दादाजी और बिट्टू के बीच का समीकरण घर में किसी के भी समझ के परे था। हाँ, दोनों के कारण घर में अच्छी खासी रौनक लगी रहती और उनकी बातें लोगों को हंसाती और कभी कभी गुस्सा भी दिलाती। सारे दिन दोनों के बीच नोक-झोंक, बहस और बच्चों की तरह लड़ने झगड़ने, मान मनौवल यही चलता रहता। दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते। दादा पोते में एक अजीब दोस्ती थी। नॉर्थ और साउथ पोल की तरह दोनों एक दूसरे के एकदम विपरीत, पर ना जाने किस डोर से बंधे हुए। दादाजी की दिनचर्या घड़ी के कांटे की तरह चलती, बिट्टू ठीक इसका उल्टा। हर काम में टाल मटोली, आलस और लेट लतीफ़ी। दादाजी सुबह सुबह 5 बजे उठते और उठते ही युद्ध का बिगुल बज जाता। बिट्टू उठता नहीं और दादाजी उसे उठाकर ही मानते और फिर अपने साथ घूमने ले जाते। रास्ते भर दादाजी हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र और इतिहास पुराण की ना जाने कितनी बातें उसे सुनाते। उधर बिट्टू उन्हें अंग्रेजी और हिंदी के एल्बम से नए पुराने गाने सुनाता, स्कूल की बातें बताता। पूरे समय दोनों का मुंह एक साथ चलता रहता। पता नहीं कौन किसको कितना सुन पाता था। घर आकर दादाजी बिट्टू को योग और प्राणायाम सिखाने की कोशिश करते और बिट्टू उन्हें एरोबिक डांस के स्टेप्स और क्रिकेट फुटबॉल के दांव पेंच दिखाता। फिर दोनों की बहस और नोक झोंक पूजा घर से होती हुई डाइनिंग टेबल तक आती, जहां कई बार दोनों में अंग्रेजी और देसी खाने और तौर तरीके और दुनिया जहान की कई बड़ी बातों पर बहस छिड़ जाती। वैसे तो घर में बिट्टू का बड़ा भाई और छोटी बहन भी थे, लेकिन वे भी घर के अन्य सदस्यों की तरह युद्ध क्षेत्र से बाहर ही रहते। कभी सामना पड़ गया तो हथियार डाले हुए सैनिक की तरह पेश आते। घर में शांति का मतलब होता कि बिट्टू अपने भाई बहन के साथ स्कूल जा चुका है, बिट्टू के माँ बाप ऑफिस जा चुके हैं और दादाजी अखबार में खो चुके हैं। स्कूल से आने के बाद फिर युद्ध की मनादी हो जाती। चाहे वह बिट्टू का होमवर्क हो, संगीत का रियाज हो या उसका खेल कूद और धमा चौकड़ी का कार्यक्रम, या फिर दादाजी का बगीचे का काम या अन्य कोई काम। दोनों की जुगलबंदी चलती ही रहती। डिनर के बाद 1.5 घंटे का टीवी टाइम भी आता। युद्ध के कई दौर के बाद ही दादा पोते में संधि हो पाई थी, जिसकी शर्तों के अनुसार इन 1.5 घंटों में आधे घंटे का कार्टून या वीडियो गेम, 15 मिनट का समाचार और पौन घंटे का बुआ का सास बहू का सीरियल। लेकिन इस पूरे टीवी अवलोकन में घर के हर सदस्य का होना जरूरी रहता था। सारे दिन की गहमा गहमी पर विराम लगता रात 10 बजे, जब दादाजी और बिट्टू सोने के लिए चले जाते थे। 7 साल पहले दादी जी के देहांत के बाद बिट्टू दादाजी के साथ ही उनके कमरे में सोता था। हालांकि काफ़ी देर तक दोनों के बीच कुछ न कुछ चलता रहता। दादाजी चाहते सोने के पहले बिट्टू उनके साथ प्रार्थना गाए, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। कई बार बिट्टू मान जाता, कई बार जिद पर अड़ा रहता और कोई अंग्रेजी हिंदी नया पुराना गाना गाता रहता। बिट्टू के पिता खुश थे कि सभी बच्चे दादाजी और बड़ी बुआ की देख रेख में हैं और उन्हें कोई टेंशन नहीं। हालांकि उनकी पत्नी, जो एक प्राध्यापिका थीं, कहती बच्चे लाड़ प्यार में बिगड़ जाएंगे, विशेषकर बिट्टू।
हमें ध्यान देना चाहिए और उसकी ग्रूमिंग और संस्कारों पर योजना बनाकर काम करना चाहिए। बिट्टू के पिता टालते, मैं तो व्यस्त हूँ, तुम टीचर हो, तुम ही कोई योजना बना लो, और फिर हर बार बात आई गई हो जाती। जिंदगी इसी तरह खरामा खरामा चल रही थी कि एक दिन पूरे घर पर जैसे गाज गिर पड़ी। दादाजी को दोपहर में खाने के बाद सीने में दर्द उठा और डॉक्टर के आने के पहले ही वे हृदयघात से चल बसे। अंतिम समय बड़ी बुआ उनसे गायत्री मंत्र बोलवाने का अथक प्रयास करती रहीं, लेकिन दादाजी बिट्टू के नाम की ही रट लगाए रहे। स्कूल से आने पर बिट्टू एकदम सत्ते में आ गया। ना उसे रोना आया, ना उसने कुछ कहा, बस पत्थर के बुत की तरह एक कोने में जा बैठा। हर किसी ने भरसक कोशिश की, बिट्टू रोए, कुछ बोले, कुछ चिल्लाए, लेकिन उसकी वाणी तो जैसे दादाजी के साथ ही चली गई। चिंतित माँ बाप को डॉक्टर ने दिलासा दी, सदमा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तेरही के भोज में भी अनमना सा बिट्टू इधर उधर घूमता रहा। शाम तक सभी मेहमान विदा हो गए। दूसरे दिन सुबह सुबह बड़ी बुआ घबराई हुई बिट्टू के पिताजी के कमरे में दौड़ी हुई आई और बताया, बिट्टू बिस्तर पर नहीं है। सभी बदहवास घर में इधर उधर ढूंढने में लग गए। इतने में पड़ोस के इस्माइल मियाँ बिट्टू को साथ में लिए हुए घर में दाखिल हुए। बताया कि सुबह सुबह यह वॉक पर निकल गया था, दादाजी साथ नहीं थे, इसलिए पकड़कर मैं इसे जबरदस्ती वापस ले आया। बुआ ने आंखों आंखों में सभी को इशारा किया, किसी ने कुछ नहीं कहा। ब्रेकफास्ट के बाद बिट्टू फिर जिद करने लगा, मैं स्कूल जाऊंगा। स्कूल से वापस आकर भी वह एकदम चुप रहा, ना खेल कूद ना वीडियो गेम, सीधे होमवर्क में लग गया। रात में दादाजी के कमरे में ही सोने की जिद करने लगा। बड़ी बुआ ने इशारे से सबको समझाया और बिट्टू दादाजी के कमरे में सोने के लिए चला गया। घर में सभी उदास और मौन अपने अपने बिस्तरों पर करवटें बदल रहे थे। इससे पहले कि किसी की आंख लगती, दादाजी के कमरे से बिट्टू की आवाज आई। सभी बदहवास अपने कमरों से दौड़कर दादाजी के कमरे की तरफ आए। बिट्टू आंखें मूंदे बिस्तर पर हाथ जोड़े बैठा दादाजी की प्रार्थना गा रहा था, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, और उसके गालों पर ढेर से आंसू ढलके हुए थे। बड़ी बुआ ने इशारा किया और सभी दरवाजे से ही दबे पांव वापस लौट गए। बिट्टू के पिता ने चिंताजनक प्रश्नवाचक मुद्रा में बड़ी बुआ की तरफ देखा। बड़ी बुआ ने कहा, बेटा, भारतीय संस्कार इसी तरह हजारों सालों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते रहे हैं। हमारी संस्कृति में एक अंडर करंट है जो ऊपर दिखता नहीं, सतत अंदर चलता रहता है। इसके लिए ना किसी स्कूल की जरूरत है, ना कोई ग्रूमिंग, ना कोई योजना बनाने की जरूरत है। चाहिए तो बस एक भरा पूरा आपस में प्यार करने वाला घर।